ये खुशहाल सा जंगल था। इस जंगल में रीमा का परिवार केले का व्यापार किया करता था। रीमा के घर के बाहर बड़े बड़े केले के पेड़ थे, जिनमें रसीले और विशालकाय केले उगे रहते थे। रीमा का पति टुन्नू चिड़ा इन केलों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। धीरे धीरे टुन्नू चिड़ा अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। दूसरी तरफ कालू का परिवार बेहद गरीब था। उसके ठेले पर रखी सब्जियां कोई पक्षी नहीं खरीदता था, जिसके कारण कालू की सारी सब्जियां सड़ चुकी थीं। कालू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दोबारा सब्जियां खरीदकर बेच सके। कालू का परिवार अक्सर भूखा ही सोता था। जंगल के सारे पक्षी कालू से नफरत करते थे, क्योंकि उसने अनजाने में एक बार जंगल के सबसे बड़े चोर चील की मदद कर दी थी। पर बच्चों की दुनिया इन सब बातों से दूर होती है। कालू का बेटा जग्गू और रीमा की बेटी चुटकी पक्के दोस्त थे। अरे ओ मेरी नटखट चुटकी, कहाँ ले जा रही है वो केले? लगता है फिर जग्गू के लिए पेट पूजा का इंतजाम हो रहा है। माँ, दोस्त के पेट में चूहे कूद रहे हो तो मैं क्या केले का चिप्स बनने का इंतजार करूं? जग्गू बेचारा सुबह से भूखा है। जाने दे रीमा, हमारी चुटकी का दिल भी तेरी तरह बड़ा है, भले ही दिमाग खाली हो। पापा तारीफ कर रहे थे या बेइज्जती? चुटकी दौड़कर बाहर जाती है, जहां जग्गू उदास बैठा था। चुटकी उसे केला पकड़ाती है। चुटकी, तू सच्ची दोस्त है। अगर तू ना होती तो मेरा पेट बस हवा से भरता। अरे उदास मत हो जग्गू, जब तक चुटकी है तब तक भूख की क्या औकात। उसी समय रानी चिड़िया और उसका पति राजा अपने घर से झांक रहे थे। अरे राजा, जरा देखो तो सही, रीमा की बेटी उस चोर कालू के बेटे को मुफ्त में केले खिला रही है। इन रीमा वालों के पंख कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। अरे रानी, खाने देना, बेचारों के घर चूल्हा नहीं जला कई दिनों से। तुम तो चुप ही रहो, चोर की संगति करोगे तो चोर ही कहलाओगे। तभी उड़ती हुई हरियाली तोती वहां आ उतरती है। उसका पति तोता भी उसके पीछे पीछे हाफता हुआ आता है। अरे 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 रानी बहन, तुमने सुना क्या? आज बाजार में कालू कौवा रो रहा था, उसकी सब्जियां सड़ गईं। और सुनो, कालू की बीवी गोरी तो इतना बोल रही थी कि कालू का कान पक गया। और मेरा कान तुम्हारे बोलने से पक गया है हरियाली। क्या कहा आपने? कुछ नहीं जी, मैं कह रहा था कि हरी मिर्च खाओ, सेहत के लिए अच्छी होती है। तभी वहां से पिंकी मटकती हुई निकलती है। कालू का परिवार तो जंगल का धब्बा है। अगर किसी ने उनकी मदद की तो मैं तो उससे बात भी नहीं करूंगी। शाम को कालू उदास बैठा था। उसकी पत्नी गोरी लगातार बोले जा रही थी। मैंने तुमसे 100 बार कहा था कालू, उस चील की मदद मत करो, मत करो। अब देखो, ना कोई सब्जी खरीदता है, ना बात करता है। जग्गू भूखा सोता है। हम क्या पत्तियां चबाएं? कुछ करते क्यों नहीं? बोलो ना। अरे गोरी, जबान को थोड़ा विश्राम दे, मेरी किस्मत ही फूटी है। तभी वहां से टुन्नू गुजरता है। कालू और उसके परिवार की ये हालत देखकर टुन्नू का दिल पिघल जाता है। वो कालू को कुछ पैसे दे देता है और केलों की एक पूरी टोकरी उसके ठेले पर रख देता है। कालू भाई, हिम्मत मत हारो, ये केले बेचो और अपने परिवार के लिए राशन ले आओ। टुन्नू भाई, आपने इस बुरे वक्त में मेरा हाथ थामा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन यह दृश्य हरियाली तोती ने देख लिया। फिर क्या था, पूरे जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। अगली सुबह जब टुन्नू बाजार में केले बेचने गया तो कोई भी पक्षी उससे केले खरीदे नहीं आया। यहाँ तक कि रीमा के सबसे अच्छे दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी रीमा से मुंह फेरने लगे। लूसी बहन, क्या बात है? आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझे माफ कर दो रीमा, अगर मैंने तुमसे बात किया तो कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करेगा। इसके कारण आज से मैं तुम्हारे ठेले पर केले नहीं खरीदूंगी। अरे लूसी, बात तो सुनो। तुम बीच में मत बोलो जी। मेरी भलाई ही अब मेरे लिए मुसीबत बन गई। सिर्फ इसलिए कि मेरे पति ने एक भूखे परिवार को खाना दिया, पूरा जंगल हमसे नफरत करने लगा। घर आकर रीमा बहुत उदास हो गई। टुन्नू का व्यापार ठप हो चुका था। रीमा, मुझे माफ़ कर दो।
मेरी एक भलाई ने तुम्हें और चुटकी को मुसीबत में डाल दिया। नहीं टुन्नू, आपने जो किया वही पक्षियत है। अगर अच्छाई करने की सज़ा नफ़रत है तो अब इन पक्षियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। रीमा ने एक ज़बरदस्त योजना बनाई। उसने जग्गू और कालू को अपने घर बुलाया। सुनो सब ध्यान से। जंगल के पक्षियों को लगता है कि कालू की मदद करके हमने पाप किया है। अब हम एक नाटक करेंगे। हरियाली तोती सबसे बड़ी खबरी है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। रीमा ने कालू को एक बड़ा सा नकली खजाना दिया। अगली सुबह रीमा जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। ओहो मरा रे, लूट गए। कालू कौवे को पेड़ की जड़ों के नीचे सदियों पुराना सोने के सिक्कों का मटका मिल गया। अब तो कालू राजा बन गया और हम कंगाल। झाड़ियों के पीछे छिपी हरियाली तोती ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कालू को खजाना मिल गया। हे भगवान, मुझे ये खबर सबसे पहले सबको बतानी होगी। कुछ ही घंटों में जो पक्षी कालू से नफरत करते थे, वे सब कालू के घर के बाहर चापलूसी करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए। अरे कालू भाई, मैं तो हमेशा कहती थी कि तुम बहुत सीधे हो। ये लो, मेरे घर के ताजे फल खाओ। कालू जी, आप तो हमारे कव्वे समाज की शान हैं। मुझे तो बचपन से पता था आप एक दिन अमीर बनोगे। अरे कल तक तो तुम सब हमें चोर कह रहे थे। तभी रीमा, टुन्नू, कबूतर और चुटकी वहां आ पहुंचे। रीमा ने आते ही उन हीरा का मटके को फोड़ दिया। मटके में से केवल साधारण गोल मटोल पत्थर बाहर गिरे। सब पक्षी हक्के बक्के रह गए। ये क्या? ये तो पत्थर हैं। खजाना कहाँ है? खजाना? खजाना तो यहाँ किसी के पास नहीं है सिवाय इस कालू के। कालू के पास सब्र और ईमानदारी का खजाना है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। कल तक जब कालू भूखा था तब तुम सब उसे चोर कहकर दुत्कार रहे थे। आज एक झूठे खजाने की खबर सुनकर तुम सब उसकी चापलूसी करने आ गए। जंगल के सारे पक्षी शर्म से गर्दे। मेरे पति टुन्नू ने एक भूखे बच्चे और उसके परिवार को खाना दिया तो तुमने हमारा बहिष्कार कर दिया। क्या किसी की मदद करना गुनाह है? अगर यही तुम्हारा समाज है तो हमें ऐसे समाज का हिस्सा नहीं बनना। रीमा की बातें सुनकर रानी, पिंकी और हरियाली तोती का सिर शर्म से झुक गया। हमें माफ कर दो रीमा, माफ कर दो कालू भाई। हम लालच और अज्ञानता में अंधे हो गए थे। रीमा सच कह रही है। कालू ने अतीत में एक गलती अनजाने में की थी, लेकिन हमने उसे कभी सुधरने का मौका ही नहीं दिया। सब पक्षियों ने कालू और टुन्नू से माफी मांगी। तय हुआ कि कालू अब बाजार में टुन्नू के साथ मिलकर केलों और सब्जियों का बड़ा व्यापार संभालेगा। जंगल में फिर से खुशी का माहौल छा गया। शाम को सब पक्षी एक साथ बैठकर जश्न मना रहे थे। कालू का परिवार अब बहुत खुश था। तभी चुटकी और जग्गू दौड़ते हुए आए। चुटकी के हाथ में एक पुराना रहस्यमयी नक्शा था। देखो हमें क्या मिला। जब हम कालू चाचा के पुराने पेड़ के नीचे खेल रहे थे तो हमें ये नक्शा मिला। इस पर लिखा है जंगल का असली खजाना। क्या? असली खजाना? दिखाओ दिखाओ। सब पक्षी चील की तरह नक्शे पर झपट पड़े। रानी, पिंकी और हरियाली तोती जग्गू और चुटकी के पीछे पड़ने लगे। हटो, ये खजाना मेरा है। नहीं, ये मेरे पड़ोस में मिला है तो ये मेरा है। रीमा, ये नक्शा तुमने बनाया है क्या? नहीं टुन्नू, ये खुराफात तुम्हारी बेटी चुटकी और जग्गू की है। उन्होंने लालची पक्षियों को बिजी रखने का नया तरीका खोज लिया है। रीमा की अच्छाई ने न केवल कालू के परिवार की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे जंगल को यह सिखा दिया कि एकता और इंसानियत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। सुंदर वन में मौसम बेहद सुहाना था। धूप खिली हुई थी और हवाएं गुनगुना रही थीं। इसी वन के एक बड़े से पक्के मकान में दो दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे, टुन्नू चिढ़ा और कालू कौवा। दोनों मिलकर मटके बनाने का व्यापार करते थे। टुन्नू अपनी ताकत से भारी भरकम और बढ़िया मिट्टी खोद कर लाता था और कालू अपनी कलाकारी से उस मिट्टी को सुंदर मटकों का रूप देता था। जग्गू,
देखो मेरी बकरी आज कितनी खुश है। बकरी जरा कूद कर दिखाओ। अरे चुटकी, तुम्हारी बकरी तो ठीक है, लेकिन मेरे पापा जो मटके बना रहे हैं वो इस बार कमाल के हैं। हम बहुत अमीर होने वाले हैं। कालू भाई, आज तो मैं नदी के पास से बहुत ही मखमली मिट्टी लाया हूँ। देखना, इस बार के मटके पूरे जंगल में धूम मचा देंगे। हाँ टुन्नू, तुम्हारी मेहनत और मेरी कला, जब ये मटके पड़ोसी गांव के बाजार में बिकेंगे तो नोटों की बारिश होगी, नोटों की। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। और जब पैसे आएंगे तो मैं अपने लिए सोने का हार लूंगी, फिर नीले रंग की साड़ी पहनूंगी, फिर मैं हरियाली तोती के घर जाकर दिखाऊंगी कि देखो मेरे पास क्या है। फिर मैं अरे ओ बहू, जरा अपनी जुबान को आराम दे, पहले मटके बिकने तो दे, अभी से ख्याली पुलाव पकाने लगी। तभी वहाँ पर हरियाली और उसका पति आ जाते हैं। अरे ओ गोरी, जरा संभल कर। मैंने सुना है कि आजकल बाजार में मटकों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में कुछ लोगों की नजरें तुम्हारे मटकों पर हैं। हाँ भाई, वैसे मटके से याद आया, एक बार एक मटका डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम तो मिट्टी के हो, तुम्हें दर्द कैसे? मटके ने कहा, क्योंकि कल ही किसी ने मुझ में गरम गरम चाय डाल दी। चुप करो, तुम्हारे चुटकुले हमेशा बेअसर होते हैं। टुन्नू और कालू की तरक्की देखकर पास के गरीब बस्ती में रहने वाली खडूस पिंकी कौवी और उसका चोर पति कलुआ कौवा जल भुनकर कोयला हो रहे थे। देखो कलुआ, वो चिड़ा और कौवा कैसे ठाठ से रह रहे हैं, और एक तुम हो, दिन भर बस दूसरों के घोंसलों में ताक झाक करते हो, मिलता कुछ नहीं। अरे भाग्यवान, मैं तो बस मौका ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो टुन्नू बहुत ताकतवर है। एक पंख मारेगा तो मैं सीधे दूसरे जंगल में गिरूंगा। ताकत को दिमाग से हराया जाता है। मुझे पता चला है कि कालू थोड़ा लालची है। इस बार उन्होंने दूसरे गांव ले जाने के लिए बैलगाड़ी भरकर मटके तैयार किए हैं। मैं कालू के कान भरूंगी, फिर देखना खेल। पिंकी उड़कर सीधे कालू के पास जाती है, जहां कालू अकेला बैठा मटकों की गिनती कर रहा था। राम राम कालू भाई। अरे रे, इतनी मेहनत। पर सच कहूं, तुम्हारा पार्टनर टुन्नू तो बड़ा चालाक है। मेहनत तुम करते हो और नाम उसका होता है। ऐसा क्या? पर टुन्नू तो भोला है। अरे तुम सीधे हो। सुनो, तुम ये मटकों से भरी बैलगाड़ी मुझे और कलवा को सौंप दो। हम इसे शहर के बड़े बाजार में बेचेंगे और तुम्हें दुगनी कीमत लाकर देंगे। टुन्नू को भनक भी मत लगने देना, सारा मुनाफा तुम्हारा। दुगनी कीमत? सच में? ठीक है पिंकी, टुन्नू अभी आराम कर रहा है, तुम लोग चुपचाप बैलगाड़ी लेकर निकल जाओ। लालच में अंधा होकर कालू ने सारी मेहनत की कमाई पिंकी और कलुआ के हवाले कर दी। पिंकी और कलुआ मन ही मन हंसे और बैलगाड़ी लेकर दूसरे गांव की तरफ भागे। लेकिन उनका इरादा वापस आने का नहीं था। वो मटके बेचकर शहर भागने की फिराक में थे। शाम ढल चुकी थी। आसमान में अचानक अजीब सी शांति छा गई। हवाएं थम गईं। टुन्नू जब सोकर उठा तो उसने देखा कि मटकों वाली बैलगाड़ी गायब थी। टुन्नू चिढ़ा तो वापस आकर कालू से पूछने लगता है, कालू भाई, हमारे मटके कहाँ गए? बैलगाड़ी कहाँ है? वो मैंने पिंकी और कलवा को दे दी। वो शहर में बेचकर हमें दुगने पैसे देंगे। ही क्या किया कालू भाई, पिंकी और कलवा पर भरोसा? अभी अभी हरियाली तोती ने मुझे बताया कि वो दोनों मटके बेचकर सारा पैसा लेकर हमेशा के लिए शहर भाग गए हैं। कालू, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मेरी दिन रात की मेहनत, मेरी मिट्टी ढोने की थकान, सब तुमने एक झटके में बर्बाद कर दी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो टुन्नू, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि पिंकी की शक्ल चुड़ैल जैसी है, पर मेरी सुनता कौन है। तभी नीलकंठ कबूतर और लूसी कबूतरी उड़ते हुए आते हैं। अरे दोस्तों, लड़ना बंद करो। देखो आसमान की तरफ, अचानक काले बादल घिर आए हैं। ये मौसम ठीक नहीं लग रहा। हाँ हाँ, मेरी मानो तो सब अंदर चलो, चुटकी और जग्गू को ठंड लग जाएगी। अब भी लूसी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मौसम ने करवट बदली। भयंकर कड़कड़ाहट के साथ आंधी आई और जोरों की बारिश शुरू हो गई।
कुदरत का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। तेज हवाओं और पानी के थपेड़ों से उनका पक्का मकान हिलने लगा। भागो, ये घर गिर रहा है, भागो। एक जोरदार धमाके के साथ उनका सुंदर घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। घर में रखे सारे गहने, बचे कुचे पैसे सब पानी के तेज बहाव में बह गए। दोनों परिवार एक झटके में बेघर और दाने दाने को मोहताज हो गए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब एक पेड़ के नीचे भीग रहे थे। टुन्नू और कालू एक दूसरे से मुंह फेरे रो रहे थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, अब हमारा क्या होगा? रोने से कुछ नहीं होगा। इस वक्त हमें हौसला रखना होगा। मुझे याद है, जंगल के उत्तरी छोर पर एक बहुत बड़ी और सुरक्षित उल्लू की गुफा है। हमें तुरंत वहाँ चलना चाहिए। रीमा ठीक कह रही है। अब तो वहाँ पर उल्लू भी नहीं रहता है। तुम लोग आराम से रह सकते हो। चलो, हम सब तुम्हें वहाँ छोड़कर आते हैं। सब मिलकर उस अंधेरी लेकिन सुरक्षित गुफा में पहुंचे। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन दोनों परिवारों के दिलों में उदासी छाई थी। सुबह की पहली किरण गुफा के भीतर आई। टुन्नू चुपचाप गुफा के एक कोने में बैठा था। कालू ग्लानि से भरा हुआ रोते रोते टुन्नू के पैरों में गिर पड़ा। टुन्नू भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। मैं इस काबिल नहीं कि तुम्हारा दोस्त कहलाऊं। तुम चाहो तो मुझे मार लो, पर मुझसे नफरत मत करो। कालू, गुस्सा तो था, पर जब कल रात घर गिर रहा था तो मुझे सिर्फ मटकों की नहीं, तुम्हारी और जग्गू की फिक्र हो रही थी। पैसा तो फिर कमा लेंगे भाई, पर दोस्त खो जाता तो मैं कहाँ ढूंढता। जब तक तुम दोनों की जोड़ी सलामत है, हमें कोई गरीब नहीं कह सकता। देखो, इस गुफा के अंदर कितनी बढ़िया चिकनी मिट्टी है। क्यों ना हम यहीं से फिर शुरुआत करें? हाँ बच्चों, कुदरत ने हमारा पुराना घर छीना है तो हुनर नहीं छीना। तभी तोता और हरियाली तोती गुफा में आते हैं। अरे वाह, यहाँ तो रोना धोना खत्म हो गया। वैसे एक चुटकुला सुनो। एक कौवा मिट्टी का मटका बना रहा था। चिड़िया ने पूछा, क्या बना रहे हो? कौवा बोला, किस्मत, क्योंकि जैसी मिट्टी होगी वैसी ही मटके की तकदीर होगी। चलो, आज तुम्हारा चुटकुला थोड़ा ठीक था। टुन्नू, कालू, पूरा जंगल तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। दिन बीतते गए। टुन्नू और कालू ने गुफा के अंदर ही मटके बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया। उनके नए मटके इतने सुंदर और मजबूत थे कि पूरे जंगल के पक्षी अब उन्हें गुफा वाले जादुई मटके कहने लगे। उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा चमक उठा। एक दिन सब खुश होकर गुफा के बाहर बैठे थे, तभी सामने से दो बदहाल फटेहाल पक्षी आते दिखाई दिए। वो पिंकी और कलुआ थे। उनके सारे पैसे शहर के ठगों ने लूट लिए थे और वो भीख मांगने की हालत में वापस आए थे। कालू भाई, टुन्नू भाई, हमें माफ कर दो। शहर के लुटेरों ने हमें लूट लिया। हमारे पास ना घर है ना दाना। हाँ भाई, हमें अपनी शरण में ले लो। माफी तो मिल जाएगी पिंकी, लेकिन मुफ्त में नहीं। हमारे पास मिट्टी ढोने के लिए बहुत काम है। बिल्कुल कलवा भाई, कल से तुम और पिंकी भारी मिट्टी खोदकर गुफा तक लाओगे। काम करोगे तो रोटी मिलेगी। और हाँ, पिंकी को तो मैं अपने पास रखूंगी। दिन भर बातें जो करनी है, मेरी सहेली बन जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर। ओ बाप रे, काम से ज्यादा इस गोरी की बातें मुझे मार डालेंगी। हमारे पापा फिर से राजा बन गए। इस तरह एक भयानक बारिश ने जहां उनका घमंड और पुराना ढांचा तोड़ दिया, वहीं उनके दिलों की दूरियों को मिटाकर उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया। अब वो पहले से ज्यादा समझदार, अमीर और खुशहाल थे। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्चा हुनर और सच्ची दोस्ती हर तूफान को हरा सकती है।